हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे भाई, और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलिए भाई, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी जो एमसीक्यू सीरीज हम लोग चला रहे हैं। आज देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अच्छे से। और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं क्लास 6 को मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ, क्लास 7 का भी आपका पूरा हो चुका है, और अभी हम लोग क्लास 8 शुरू किया, उसके बाद हम क्लास 9 और 10 चैप्टर वाइज सबका एमसीक्यू आपका एनसीईआरटी और दोनों का हम कराते हुए चल रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखेंगे और काफ़ी मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है सर। ये भी क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी एससीईआरटी से बाहर नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये डिक्टो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर मैं नहीं लिखता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो भाई प्लीज़, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दबा के करेंगे आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ताकि हम उसको सुधार लें, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं आज के क्वेश्चन सब, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी अध्याय कक्षा 8 का है, अध्याय 3, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। सतह के निकट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में सतह के निकट खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। यानी सतह के निकट खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। क्या वो उत्खनन द्वारा निकाला जाता है, क्या वो परवेदन का द्वारा निकाला जाता है, या कूपक, या फिर सभी। तो सतह के किसी सतह के निकट अगर एक खनिज उपलब्ध होता है तो उसको किस प्रक्रिया द्वारा आप निकालेंगे। तो उसको हम किस प्रक्रिया द्वारा निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे उत्खनन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कि उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। धात्विक खनिज किस सेलों में पाया जाता है। ये धात्विक खनिज किस सेलों में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और पूरा मैं डिक्टो एनसीईआरटी से उठाया हूँ, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफी आपका इंपॉर्टेंट है। और कल एक वीडियो में बताया था, जो एक क्वेश्चन हम थोड़ा एक ऑल जल के बारे में बताए थे, कि ऑल जल का प्रतिशत जो है 2.5 हम बताए थे। तो ये हम किरण पब्लिकेशन में एक बुक है, तो उसमें 2.5% दे रखा है। लेकिन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाइएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो है आपका ऑल जल की मात्रा कितना है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2.7% है। कितना है भाई, 2.7% आपका ऑल जल की मात्रा है। यानी मीठा, जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, उसकी मात्रा कितना है, 2.7%, ठीक है। यदि आप गूगल सर्च मारिएगा तो गूगल में आपको क्या बताएगा, लगभग 3% बता रहा है। यानी पृथ्वी पर पीने योग्य कितना जल अवेलेबल, मीठा पानी, ठीक है। एक मिनट, लाइट का इशू आ रहा है। तो ऑलिव जल जो है आपका कितना परसेंट होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से आप एनसीईआरटी का डाटा देखेंगे तो 2.7%, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। उसमें मैंने 2.5 बता दिया था, ठीक है। इसमें अगर एनसीईआरटी का डाटा देखेंगे तो 2.7% आपका करेक्ट हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, कि पृथ्वी पर ऑलवन जल की मात्रा कितना होगा, 2.7% होता है। यानी जिसको हम लोग पीते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मीठे जल, यानी पूरे पृथ्वी कितना है, 2.7%। और बाकी जल क्या है, लवण युक्त है, जिसको हम पीने में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और पीने के लिए अवेलेबल पानी कितना है, 2.7% है, ओके। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, 2.5 ना लिख करके, ये 2.5 मैंने बताया था, ये गलत है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डाटा है 2.7%। आप गूगल करने जाएंगे तो लगभग आपको 3% मिलेगा गूगल में, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी कितना बता रहा है, एनसीईआरटी 2.7% आपको ऑलवन जल की मात्रा बता रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन था मेरा, कल का क्वेश्चन था, कल का वीडियो मैंने डाला था, तो मैंने एनसीईआरटी को देखा, तो एनसीईआरटी में हमको 2.7% देखा, तो उसको करेक्ट कर लेंगे भाई, क्योंकि एनसीईआरटी मान्य वैलिड होता है, और जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो करेक्ट डाटा है, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे 2.7% होता है आपका ऑलवन जल की मात्रा, ओके। चलिए, धात्विक खनिज किस सेलों में पाए जाते हैं। तो क्या आग्नेय सेलों में पाया जाता है, क्या कायांतरित में पाया जाता है, क्या औषधि में पाया जाता है, या ये और भी दोनों में पाया जाता है। तो धात्विक खनिज आपका आग्नेय में भी पाया जाता है और कायांतरित में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आग्नेय में पाया जाता है और मतलब कायांतरित दोनों में पाया जाता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कि धात्विक खनिज किस सेलों में पाया जाते हैं। तो आग्नेय सेलों में पाया जाता है और कायांतरित सेलों में भी आपका धात्विक खनिज पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ओके।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, देख सकते हैं आप, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वो भारत है, क्या वो पाकिस्तान है, क्या ऑस्ट्रेलिया है, या नाइजीरिया है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट का जो एल्यूमिनियम का एस्क है किसका हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया। याद कर लेंगे कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चट्टान के कितने प्रकार की होती है। चट्टाने जो है आपका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है, क्या वो एक प्रकार की होती है, क्या दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, या चार प्रकार की होती है। तो चट्टान जो भाई मुख्यतः तीन प्रकार की चट्टान होती है। ठीक है, कितने प्रकार की चट्टान होती है, तीन प्रकार की चट्टान होती है। क्या क्या होती है भाई, तीन प्रकार, आग्नेय चट्टान होता है, एक रूपांतरित चट्टान होता है, और एक अवसादी चट्टान होता है। तो चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, चट्टान के तीन प्रकार होते हैं, एक अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो चट्टान आपका तीन तरह का होता है। ओके, आग्नेय चट्टान हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा, और रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। तीन तरह का चट्टान आपका पाया जाता है। तो कितना क्वेश्चन नंबर 4 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीन प्रकार का चट्टान पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, खनिज निम्न में से किसका संसाधन, यानी किस संसाधन का उदाहरण है। यानी खनिज जो है किस संसाधन का उदाहरण है। क्या खनिज नवीकरणीय संसाधन है, क्या अनवीकरणीय संसाधन है, या ए और बी दोनों है। तो आप सबको पता होगा खनिज क्या होगा, खनिज एक और नवीकरणीय संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि खनिज क्या हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा भाई, और नवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो, और एक तरह का जब समाप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, और नवीकरण संसाधन कहेंगे। पेट्रोल, पेट्रोल भी एक खनिज है, तो उसका भी भंडार क्या है, सीमित है। तो वो क्या हो जाएगा, यानी खनिज, कोई भी खनिज किस में आ जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन में आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रानीगंज, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, या सोना के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका, कि रानीगंज, रानीगंज आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, झरिया, झरिया धनबाद और बोकारो किस राज्य में स्थित है। ये क्या है, झरिया है, उसके बाद धनबाद है, और बोकारो किस राज्य में स्थित है। क्या वो छत्तीसगढ़ में है, क्या झारखंड में है, क्या पश्चिम बंगाल में है, या मध्य प्रदेश में है। तो झरिया, धनबाद और बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है। सबको बताओ कि बोकारो से ही पता हो जाएगा कि झारखंड में पड़ता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पेट्रोलियम और इससे उत्पन्न होने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं। यानी पेट्रोलियम और इससे उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद होते हैं उसको हम क्या कहेंगे। क्या उसको काला सोना बोलते हैं, क्या सफेद सोना बोलते हैं, या हरा सोना बोलते हैं, या नकदीस। तो पेट्रोलियम और इससे उत्पन्न होने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, काला सोना कहा जाता है। ओके, क्योंकि पेट्रोल काफी महंगा होता है ना भाई, तो इसलिए इसी जो उत्पाद होता है उसको हम क्या बोलेंगे, काला सोना, काला सोना बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं एससीईआरटी में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, लौह युक्त खनिज कौन सा है। यानी कौन सा खनिज में लोहे की मात्रा है, इसमें लोह युक्त खनिज रहेगा। यानी मैग्नीज, क्या वो सोना, क्या चांदी, या आपका पेट्रोल। तो क्या हो जाएगा भाई, लोह युक्त खनिज आपका हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीज। ये लोह युक्त खनिज है आपका मैग्नीज। ओके, अलोह युक्त खनिज कौन सा है, अलोह युक्त खनिज कौन सा होगा, तो टंगस्टन हो जाएगा, क्रोमाइट हो जाएगा, या फिर कोयला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ये अलोह युक्त खनिज है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं रहती, इसको हम बोलेंगे अलोह युक्त खनिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कोयला। ठीक है भाई, उसके बाद मैग्नीज, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में पहला देश कौन सा है। ये सबसे पहला देश मैग्नीज उत्पादन में कौन सा है। क्या वो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या जापान है, या चीन है। तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहला देश आपका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, चीन हो जाएगा। और अगर हम लोग का भारत के इससे देखा जाए तो भारत में कौन सा स्टेट हो जाएगा हम लोग का, भारत में का मध्य प्रदेश, जो कि मैग्नीज उत्पादन में नंबर 1 में आता है। भारत के अंदर कौन,
मध्य प्रदेश स्टेट। ओके, तो यहाँ पे किसमें है, विश्व में बोला है तो विश्व में कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और भारत के संदर्भ में बोला जाए कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का मैंने लिखा है इधर सारा, एससीईआरटी का वही तक मेरा था। ओके, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। एक या एक से अधिक खनिजों के समूहन को कहते हैं, क्या कहते हैं, एस के बोलते हैं, सेल बोलते हैं, लौह खनिज बोलते हैं, नन ऑफ दिस। तो एक या एक से अधिक खनिजों के समूहन को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सेल हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अब्रक। अब्रक खनिजों का उदाहरण है, अब्रक कौन सा खनिज का उदाहरण है, क्या वह लोह युक्त खनिज है, क्या अलोह युक्त है, क्या धात्विक है, अधात्विक है। तो अब्रक क्या हो जाएगा भाई, अब्रक आपका कौन सा हो जाएगा, अधात्विक खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अब्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अब्रक क्या है, अब्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें, इसमें आपको विचार करना है कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण, ठीक है, उपयुक्त गुणों में से कौन सा खनिज प्रकार निर्धारित करता है, यानी खनिज के प्रकार को कौन निर्धारित करता है। क्या रंग से खनिज को पहचानेंगे, घनत्व से पहचानेंगे, कठोरता से पहचानेंगे, या रासायनिक गुण से पहचानेंगे। तो भाई एक खनिज के गुण को पहचानने के लिए सभी का जरूरत पड़ेगा, रंग भी चाहिए उसका, घनत्व भी, कठोरता से भी और रासायनिक गुण से। तो क्या ए बी सी होगा, या ए बी डी होगा, या बी सी डी होगा, या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सभी हो जाएगा। कि खनिज को पहचानने के लिए रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण, सभी खनिज का क्या है, खनिज को निर्धारित करने वाला फैक्टर है, कारक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिसको हम काला सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या वो ग्रेनाइट है, क्या वो प्राकृतिक गैस है, या पेट्रोलियम है, या फिर कोयला है। तो किस खनिज को काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, किस खनिज को काला सोना कहेंगे, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है आपका, काफी महंगा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, काला सोना के नाम से जानते हैं। किस खनिज को काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेरा था एनसीईआरटी एससीईआरटी का अध्याय 3 का था, कक्षा 8। पूरा आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी कंपैरिजन है। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं और बार बार देख करके आप वीडियो अच्छे से याद कर सकते हैं, और आप लोगों का एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और प्लीज़ कोई आप लोगों को दिक्कत हो रहा है वीडियो में कुछ समझने में, तो हमको प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, अवश्य आप लगा मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो हाथ जोड़ के विनम्र आवेदन है, मतलब निवेदन है आप लोगों से, ताकि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।